देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज एमएनएस नेता राज ठाकरे से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर एमएनएस के व्यवहार पर बात की। पाटिल ने कहा कि राज ठाकरे का कहना है कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बात आचरण में भी आना जरूरी है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी जमीनी स्तर पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र की जनता के बीच पहुंच बनाने की कोशिश भी कर रही है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बीजेपी और एमएनएस में कुछ इसी तरह की दोस्ती पक रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ कयास है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना की 2 दशकों की दोस्ती टूटने के बाद बीजेपी को भी एक दूसरे दोस्त की ज़रूरत है और शिवसेना और एमएनएस में जो आपसी विवाद है उसके लिए एमएनएस की जो ज़मीन धीरे धीरे खसकती चली जा रही है, तो उसे भी एक अदद दोस्त की दरकार है। लिहाजा दोनों में एक दूसरे के साथ आने की संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो रही है और इसी के तहत आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने यहाँ कृष्णकुंज में आकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से तकरीबन 50 मिनट मुलाकात की। हालांकि इन दोनों की दोस्ती के बीच जो सबसे बड़ी बाधा है वो है उत्तर भारतीयों को लेकर एमएनएस की अब तक का व्यवहार, एमएनएस की नीति। ये अलग बात है कि पिछली जब मुलाकात दोनों में हुई थी नासिक में, तब राज ठाकरे ने, ऐसा चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि कहा था कि वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं हैं। वो चाहे तो इसके लिए वो अपना एक वीडियो भाषण का भेज सकते हैं जिससे सुनकर वो समझ सकते हैं। तो चंद्रकांत पाटिल ने वो भाषण देख भी लिया है और उसके बाद ही आज उन्होंने मुलाकात की। लेकिन चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि कहने और करने में अंतर होता है, तो जो कह रहे हैं वो आचरण में दिखना चाहिए। इसी हिसाब से ये यहाँ पर ये बैठक हुई थी। तो क्या राज ठाकरे ने चंद्रकांत पाटिल को भरोसा दिलाया कि वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं है, रहेंगे? चंद्रकांत पाटिल कहना है कि वो इतने बड़े नहीं हैं कि राज ठाकरे से कुछ भरोसे की बात कर सके। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है, अब इनके ऊपर है कि क्या व्यवहार आगे किस तरह से करते हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के लिए राजनीतिक ज़मीन तलाश रही हैं। दोनों को मुंबई में एक साथ आने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि जल्द ही बीएमसी का चुनाव होने वाला है और सीधी जो टक्कर होगी वो बीजेपी और शिवसेना के बीच में होगी। लिहाजा इतना जरूर है कि कहीं न कहीं जो असंभव से दिखती दोस्ती बीजेपी और एमएनएस में, वो कहीं आकार लेती दिख रही है, जैसा कि उनका कहना है कि ये आरंभ है। ये अलग बात है कि चंद्रकांत पाटिल भले ही कहें कि ये सदिच्छा भेंट है, लेकिन बंद कमरों में इसी तरह की सदिच्छा भेंट दोस्ती और दुश्मनी का कारण बनती है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। मुंबई के जुहू में समंदर किनारे पानी में कुछ दिन से तेल जैसा पदार्थ दिखना शुरू हो गया। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में काला तेल जैसा पदार्थ रेत पर फैल गया है, जिसे जुहू बीच पर बीएमसी ने कर्मचारियों से साफ करवाया है। हालांकि समुद्र में ये तेल आया कहां से, ये सवाल अभी फिलहाल बना हुआ है। और हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा जुहू बीच से वहां का हाल दिखा रहे हैं। मुंबई के जुहू बीच की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऑयल स्पिल है उसका असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। जुहू बीच के आप कई किलोमीटर पर आप देखेंगे कि इस तरह से जो आप ऑयल स्पिल का जो असर है वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। हालांकि बुधवार और गुरुवार की तुलना में अगर बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर असर कम है। उसकी वजह एक ये भी है कि बीएमसी की ओर से यहाँ पर कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहले की तुलना में हालात काफ़ी सुधारे गए हैं, उसको साफ़ किया गया है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये काले स्पॉट्स टाइप जो दिख रहे हैं आपको, ये वही ऑयल स्पिल्स का असर जो है जुहू बीच पर देखने मिल रहा है। और जहाँ तक आप देख सकेंगे वहाँ तक इसी तरह से हालात आपको देखने मिलेंगे। 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ना ही इंडियन कोस्ट गार्ड ना ही मरीन अथॉरिटी की ओर से कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर इस ऑयल स्पिल की वजह क्या है, कहाँ से ये पूरी जो हालात है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और सफाई का काम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जारी है। और ये भी नहीं पता है कि ऑयल स्पिल क्या किसी वेसल कैरिंग ऑयल से कोई एक्सीडेंट से हुआ या कोई ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग साइट्स में कहीं पर कुछ हुआ। बीएमसी की ओर से यहाँ पर कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि बीच को साफ किया जा सके।
और यहाँ पर हालांकि लोग आपको दिखेंगे साफ़ सफाई करते हुए, और काफ़ी समय तक कल की तुलना में बात करें तो काफ़ी कुछ सुधारा ज़रूर गया चुका है, लेकिन अब भी यहाँ पर ऑयल स्पिल देखने मिलेगा। आप ये तेल साफ़ करने का काम कर रहे हैं क्या? एक मिनट इधर आइए। तो कल की तुलना में कम हुआ है? कल इससे ज़्यादा था? कल से ज़्यादा था। हाँ, अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पे है, तो लगातार हो ही रहा है क्या? हाँ, कब से कर रहे हैं आप लोग सफाई का काम? लोग सुबह कर दो, ये 2 महीने से कर रहे हैं। नहीं, अभी ये ऑयल स्पिल का कब से कर रहे हैं? आज से कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं? कल से कर रहे हैं। कल से कर रहे हैं। तो जो तेल का जो रिसाव है, जिसके वजह से इसे होने की बात की जा रही है, जिसका असर अशोक सर आपको बताएंगे कि जहाँ तक आप बीच पर देख सकेंगे वहाँ तक आपको इसी तरह से ऑयल स्पिल देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो जुहू बीच है, जो काफ़ी प्रसिद्ध बीच है मुंबई का, वहाँ पर ऑयल स्पिल का असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। सफाई ज़रूर की जा रही है, बीच को साफ ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन यह ऑयल स्पिल आया कहाँ से, इसकी वजह क्या है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सुमित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। खबर मध्य प्रदेश से, जहां ग्वालियर चंबल के इलाके में बारिश ने कहर बरपा दिया है। बांधों के गेट खोलने से सिंध और सीप नदी ने भारी तबाही मचाई है। आलम यह है कि 2 दिनों में 6 पुल ढह चुके हैं, जिनमें 4 का निर्माण पिछले 10 से 11 साल में ही हुआ था। सरकार ने अब इस मामले में जांच के लिए कमेटी बना दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। मंगलवार को सिंध नदी के तेज पानी में रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल टूटा। बुधवार को दतिया जिले में सिंध नदी पर बना सेवढ़ा पुल बह गया। 3 दिनों में भारी बारिश में मध्य प्रदेश में 33 करोड़ 55 लाख रुपए के पुल बह गए। रतनगढ़ बसई का पुल 2010 में बना था, लागत थी 5 करोड़ 90 लाख। इंदरगढ़ पिछौर का पुल 2013 में बना, लागत थी 10 करोड़। दतिया सेवढ़ा पर 1982 में पुल बना, लेकिन लागत का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। श्योपुर जिले में गिरधरपुर मानपुर में 1985 में पुल बना, इसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। श्योपुर बड़ौदा पर 2013 में पुल बना, लागत आई 3 करोड़ 94 लाख रुपए। भिंड के गोरई अडोखर में तो 2017 में 13 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से पुल बना था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, जिम्मेदारी तय हो। सरकार ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की अध्यक्षता में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है। पुल जो टूटे हैं या सड़कें टूटी हैं, उनका भी हम ये सर्वे करा रहे हैं। इंजीनियरों की कमेटी बनाई है, क्या इसमें कोई डिजाइन में गलती थी या फिर कहीं कोई गुणवत्ता में कमी थी, इसका भी हम सर्वे करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना जिलों के कुल 1225 गांव प्रभावित हैं। अब तक श्योपुर जिले के 32 गांवों से 1500 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इसी प्रकार शिवपुरी के 90 गांवों से 2000 और दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड के 240 गांवों से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। ये स्थिति एक परिवार के सामने नहीं है। आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पर खत्म हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यही बचा है भाई साहब के में जीना में घुस गए बरबटिया आदमी ने जिलिया के कोले और भैंस 2 बैग। नुकसान बहुत व्यापक हुआ है। 132 केवी के सब स्टेशन हमारे पूरे के पूरे साफ हो गए, ट्रांसफार्मर जल गए, खंभे उखड़ गए, बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। और सड़क पुल पुलिया बाकी देखे तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बाकी निजी नुकसान अलग है। लगभग 30 वर्षों में ऐसी बाढ़ हम लोगों ने नहीं देखी जो आई है। चंबल में, सिंध में, क्वारी नदी में भारी बाढ़ आई है और सैकड़ों गांव डूब गए, सैकड़ों लोग लापता है। आज सदन में मांग की है कि सदन के नेता इस पूरे मसले को लेकर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए, तत्काल सेंट्रल टीम भेजना चाहिए और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जानकार बताते हैं कि जितने भी बड़े पुलों का निर्माण होता है, उसका डिजाइन तैयार करने से पहले वहां 100 साल में आई बाढ़ के रिकॉर्ड का आकलन किया जाता है। बाढ़ के उच्चतम अनुमानित स्तर का आकलन कर एक वर्टिकल गैप बनाया जाता है। बावजूद इसके अगर 10 साल में ही पुल बहने लगे तो समझना चाहिए कि नियमों को कहां रखा गया और जनता के पैसों को कहां बहाया गया।
नई दिल्ली में अपने सहयोगी हिमांशु और शिवपुरी से अतुल गौर के साथ भोपाल में अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।